नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम इसके सबसे पहले हमारे पास है कि जब आपके पास सम आएगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग यानी कि एक्सपेंड किए बिना ही हमें डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना है, तो हम उसके लिए सबसे पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आप डिटर्मिनेंट ए निकालो या फिर डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज, इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट होगा आपके पास हमेशा क्या होगा, इक्वल होता है। यानी कि जब आप रोज़ को कॉलम्स और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हो तो उनका आपके पास जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, आपके पास बिल्कुल सेम होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपके पास स्विचिंग प्रॉपर्टी, दैट इज़ इफ़ टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। जैसे कि हमने मैट्रिक्स में किया था कि जब ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक किया था कि हम कहते थे कि अगर दो रोज़ या कॉलम्स को आपस में हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता था कि अगर उनको इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसका जो आंसर हो, जैसे यहाँ पे है 1 2 3 2 3 4 5 6 7, अगर R1 R2 को इंटरचेंज कर रही हो तो ये बन जाएगा। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में आपके पास क्या होगा कि अगर अब मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, अगर इसमें मैं दो रोज़ या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर रही हूँ तो बाहर आपके पास एक माइनस का साइन बाहर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज किया है तो R1 होगी B1 B2 B3 और R2 होगी A1 A2 A3, तो इनको इंटरचेंज किया तो बाहर एक माइनस का साइन आया। बट अगर मैं दोबारा फिर इनको इंटरचेंज कर देती हूँ, R2 R3 को चेंज कर दो या फिर दोबारा से R2 R1 को इंटरचेंज कर दो तो बाहर एक और माइनस का साइन आएगा। बिकॉज आप जितनी बार इनको इंटरचेंज करोगे उतनी बार एक बार माइनस का साइन बाहर आएगा। तो ये आपके पास बनेगा, ये फर्स्ट रो एज इट इज़ B1 B2 B3, तो सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज करें C1 C2 C3 एंड A1 A2 A3, देन माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड बाकी मैट्रिक्स आपके पास एज इट इज़ होगा। नेक्स्ट है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर हम दो रोज़ या कॉलम्स डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल हो जाते हैं, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम हो जाते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, 0। जैसे मैं ये बोलूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे है 1 1 1, फिर आपके पास दोबारा एक मैट्रिक्स आ रहा है, जैसे ये है मैट्रिक्स 1 1 1 फिर 1 1 1, यहाँ पे 2 3 4। अगर ये दो कॉलम्स अब इसके C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल का मतलब होता है कि ये सेम है, तो इसका मतलब होगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट है आप बिना सॉल्व किए आप लिख सकते हो कि इसका आंसर आपके पास 0 है, आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज कई समय हमें ये प्रूव करने आएंगे कि प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज़ वैनिश का मतलब होता है कि वो 0 है, तो हम उसमें यही प्रॉपर्टी यूज़ किया करेंगे कि कहीं कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ करके हम उसके दो रोज़ या दो कॉलम्स को आइडेंटिकल कर देंगे, और अगर वो आइडेंटिकल हो गए तो डायरेक्ट उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टी की सम प्रॉपर्टी, प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी। पहले देखो, प्रोपोर्शनल का मतलब है कि मान लो मेरे पास यहाँ पे है 1 1 1, ये है 2 3 4, ये है 3 3 3। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, देखा जाए तो ये जो है आपके पास एक कॉलम है जिसका नाम है C3 और इसमें मेरे पास कॉमन आ रहा है 3, तो मैं इसमें से कॉमन ले लूँगी। बट कॉमन लेने से पहले लिखना भी पड़ेगा बिकॉज इसमें जब कॉमन लिया जाता है तो पूरे मैट्रिक्स में से नहीं आता बल्कि किसी रो या कॉलम में से आएगा। तो ये आपके पास आप क्या लिखोगे, टेक 3 कॉमन फ्रॉम C3। मैं 3 कॉमन ले रही हूँ C3 यानी कि थर्ड कॉलम में से, तो ये बनेगा 1 1 1 2 3 4, ये भी 1 1 1, तो ये आपके पास होगा इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0? बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। अभी बताया था कि अगर आइडेंटिकल यानी कि सेम हो जाते हैं तो वो 0 है। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आपके पास दो कोई रोज़ या कॉलम्स आपस में प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल जैसे ये 1/3 ये 1/3 ये भी 1/3 है, तो उसका आंसर आपके पास क्या होगा, उसका आंसर आपके पास 0 होगा। नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आपके पास सपोज करो एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ऐसे
A1 प्लस अल्फ़ा 1, A2 प्लस अल्फ़ा 2 एंड A3 प्लस अल्फ़ा 3। नेक्स्ट है B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये A1 A2 A3 के साथ एक अलग डिटर्मिनेंट बनेगा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये बीच में प्लस का साइन लिख के ये बनेगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, और बाकी 2 रोज़ इसके साथ सेम ही आ जाएंगी। ये आपको एक डिटर्मिनेंट को 2 में लिखने का मेथड है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कॉलम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स की ऐड में लिखा हुआ है, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। अगर यहाँ पे 3 होते, जैसे मान लो मैं यहाँ पे प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 कर दूँ, तो मैं यहाँ पे प्लस करके उसको y1 y2 y3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे मेरे पास सम है, इसकी एग्जांपल है कि ABC, यहाँ पे a + 2x b + 2y c + 2z। अब इसकी सेकंड रो में सारे में एलिमेंट एक ऐड हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको ABC x y z के साथ अलग, ये ABC 2x 2y 2z के साथ अलग। अब इसमें ABC ये आइडेंटिकल है, तो इसका आंसर 0। अब इसमें भी देखा जाएगा तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x y z, तो ये भी x y z, ये भी आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो इसका आंसर भी 0। तो अगर इनका आंसर 0 है तो ये टोटल 0 हो गया। नेक्स्ट है इन्वेरियंस प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या कॉलम और मल्टीपल ऑफ अनदर इज़ एडेड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। यानी कि अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास ये डिटर्मिनेंट दिया गया है और आपके पास एक है डेल्टा डैश, उसमें है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, साथ में एक प्लस KC1 KC2 KC3। तो इसमें A1 A2 A3 के साथ अलग कर दिया, ये KC1 के साथ अलग कर दिया, इनमें से K कॉमन निकल गया फर्स्ट रो में से, तो ये बन जाएगा ये। तो अब ये आपके पास बन गया दोबारा से यही वाला डिटर्मिनेंट, और इसमें आपके पास ये थर्ड रो और फर्स्ट रो आइडेंटिकल है C1 C2 C3, तो इसका आंसर 0, तो ये होगा आपके पास डेल्टा। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आपके पास कोई उसका आंसर 0 आ रहा है, यानी कि उसको एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम बता देते हैं कि 0 है, तो x - a उसका फैक्टर होगा। अब है इसके कुछ सम्स कि लेट A1 A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3 का है। राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2a, ये हमने पहले भी किया हुआ है कि डिटर्मिनेंट a दिया हुआ है कि इसका आंसर होता है कि 2 अगर कांस्टेंट को बाहर निकालते हो तो उसकी पावर हो जाती है इसके ऑर्डर वाली, बट ऑर्डर इसका आपके पास क्या है यहाँ पे 3, तो 2 पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट a, तो 8 इंटू डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 4, 8 4 ज़ा 32। नेक्स्ट है आंसर इन 1 वर्ड, सिर्फ एक ही वर्ड में आंसर बताना है। ये है आपके पास 3 1 6 5 2 10, ये है 7 4 14। अब उन्होंने पूछा है कि सिर्फ इसका आंसर ही बताना है। अब इसका आंसर वैसे दिख रहा है 0, बट आपको कैसे पता चलेगा, वो उसका आंसर हम बताएंगे यहाँ पे। वो क्या है, यहाँ पे देखो ये है 3 1 6। अब देखा जाए तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे मैं 2 कॉमन लिख देती हूँ, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C3, तो ये एज इट इज़ 3 5 7 1 2 4, इसमें से 2 कॉमन लिया 3, 2 कॉमन लिया 5, 2 कॉमन लिया 7। अब ये आपके पास आइडेंटिकल है, सेम हो गए, तो इसका आंसर होगा 0, तो 2 × 0 दैट इज़ 0। ये ज़रूरी है कि अगर आपको 0 प्रूफ करना है या वैनिश प्रूफ करना है, कहा गया है या आपको दिख रहा है, तो आप हमेशा आइडेंटिकल प्रॉपर्टी ही यूज़ करोगे। नेक्स्ट है आपके पास ये, अब यहाँ पे है आपके पास थर्ड कॉलम में कुछ ऐड हो रहा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, एक तो है कि आप इसको डायरेक्ट, वैसे देखा जाए तो एक चीज़ है कि यहाँ पे है आपके पास b + e c + a + b, यहाँ पे क्या नहीं है a, यहाँ पे b, यहाँ पे c। ये नया है आपके लिए, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट बी पेशेंट, ध्यान से समझोगे तो बाकी सभी सम्स में यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है, फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे ये प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐड कर देते हैं इन दोनों को। वैसे आपके लिए प्रॉपर्टी वो यूज़ हो रही थी कि अगर मैं बोलूँ कि इनके 2 डिटर्मिनेंट बना देते हैं B C A B, ठीक है, वो भी बन सकता है, बट उसको बाद में सॉल्व करना पड़ेगा ज़्यादा।
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C3 पे हमने एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, C3 प्लस C2, देन इट विल बिकम A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, बिकॉज ये A प्लस बी प्लस सी, ये A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। तो ये A प्लस बी प्लस सी इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन ले लिया सारे C3 में से, टेक A प्लस बी प्लस C3 कॉमन फ्रॉम C3, तो यहाँ पे 1 1 1, तो ये है A प्लस बी प्लस सी इंटू 0, बिकॉज ये आइडेंटिकल है, तो ये टोटल आपके पास हो गया 0। थर्ड है आपके पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 0। अब अगर देखा जाए तो ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि तीनों रोज़ को मैंने चेक किया तो सभी में एक जगह पे मैं इनको इकट्ठा कर सकती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये मैं ऐड कर रही हूँ, ऑपरेशन लगाते हैं R1 पे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 कि तीनों को ऐड किया और इन पे ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये बन जाएगा 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 अब इसकी एक रो टोटल ही 0 हो गई तो इसका डिटर्मिनेंट भी होगा 0। ये भी अब प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम टोटल 0 हो जाए तो उसका आंसर आपके पास 0 होगा। यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट, इसको इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि हमने ये देखा है या ये पढ़ा हुआ हमारे पास, हमने ये देखना है कि इसका आंसर 0 तो नहीं बन रहा, 0 यानी कि किसी तरह से सॉल्व करके कोई एक रो या एक कॉलम को दूसरे रो या कॉलम के जैसी तो नहीं दिख रही। तो सबसे पहले क्या है, ये है 43, ये 35, ये है 17। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ इसको और इसमें से माइनस कर दूँ तो ये बनेगा 42, ये बनेगा 7 6 42 माइनस 43 में से करो वो बनेगा 1। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो सारे को 7 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई 28, इसमें से माइनस करोगे 7, इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे 14 माइनस 17 3, वैसे -3 बट चाहिए हमें 3। तो क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि C1 पे ऑपरेशन लगाया, C1 माइनस 7C3 कि C3 को 7 से मल्टीप्लाई और इसमें से माइनस कर दो तो वो आपके पास ये चीज़ बनेगी। ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो ये आपके पास सेम है, तो सेम है तो इसका आंसर 0। नेक्स्ट है प्रूव दैट 1 ओमेगा पावर 2 एंड ओमेगा पावर n, फिर ये चीज़ को प्रूव करना इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये पार्ट है कि ओमेगा पावर क्यूब इक्वल टू 1, जैसे आपने किया ना योटा पावर 4 आपके पास 1 होता है, तो अगर आप योटा की पावर 28 भी कर दोगे वो भी 1 होगा, बिकॉज योटा को लिख सकते हो आप 4 पावर 7, तो योटा पावर 4 1 है तो 1 पावर 7 आपके पास 1 ही होता है। वैसे ओमेगा पावर 3 ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, उन्होंने बोला भी है वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है ये होता है 4th रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि अगर इसकी पावर 4 करोगे तो यूनिटी आएगी यानी कि 1 आएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि अगर इसकी पावर 3 करोगे तो यूनिटी यानी कि 1 आएगा। तो अगर इसका 3 का मल्टीपल भी होगा, 6 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, 81 हो गया या फिर 90 हो गया, कुछ भी ऐसा नंबर आ रहा है, 270 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 3 का मल्टीपल है तो उसका आंसर भी 1। तो ये आपके पास है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें ये पता है कि अगर ओमेगा पावर 3n होता है तो आपके पास आंसर 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है तो इसको लिख सकते हो ओमेगा पावर 3n। यहाँ पे मैंने लिखा 1 को ओमेगा पावर 3n, बाकी एज इट इज़ है। अब इन सब में इसमें से आपके पास ओमेगा पावर n कॉमन आ रहा है इसमें से, तो ओमेगा पावर n कॉमन लोगे तो यहाँ पे रह गया ओमेगा पावर 2n, ये रह गया 1, ये रह जाएगा ओमेगा पावर n, तो बाकी एज इट इज़ लिख दिया हमने।
ये है ओमेगा पावर 2n, ओमेगा पावर 2n, 1 1, ओमेगा पावर n, ओमेगा पावर n। इट मीन्स आपके पास R1 एंड R2 आइडेंटिकल, तो ये आइडेंटिकल है तो इसका आंसर है 0।